2015 में 3 पे स्टार्ट होलो, एटा 4 लगो 4 में तो 19 में स्टार्ट होलो, 2019 में बदलू कर रहा है क्या? जो माहौल है वो तनावपूर्ण है बमबारी के बाद, और आज दूसरे दिन दिन के 12 बजे देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जो ग्रामीणों पर जहाँ ज़मीनी गई उस जगह पर ये जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज कई वर्षों से सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपके चैनल एक सम्मानित चैनल है, काफ़ी पदाधिकारी अधिकारी के अलावा बहुत सारे बुद्धिजीवी मंच के लोग आपकी वीडियो को वॉच करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आज की बात को रखने से पहले भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि पर और लोकतंत्र के विषय में कुछ आधार रखूँगा। जब भारत में गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी तो लगभग सभी लोगों ने स्वागत किया। स्वागत इसलिए किया क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं राजा का शासन था और राजा के राज में हर तरह से गुलाम की तरह हर किसी को ट्रीट किया जाता था। यानी सबको लगा कि जब लोकतंत्र की स्थापना होगी तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बाकायदा मिला भी, दलित पिछड़ों को सम्मान मिलेगा, बाकायदा मिला भी। लेकिन शायद लोकतंत्र में अगर भूल रही तो एक भूल रही, और मेरा मानना है, मैंने भी संविधान को अध्ययन किया, पूरे संविधान के 395 मूल अनुच्छेद है, वहाँ मूल रूप से अगर बात कही जाए कि मैंने पूरी तरह से एक भी आर्टिकल अनुच्छेद नहीं है जहाँ किसान और रैयत का जिक्र किया गया हो। भारतीय संविधान आर्टिकल 48 में वहाँ जिक्र है कृषि का, लेकिन उसके साथ पशुपालन का भी जिक्र है। यानी कृषि और किसान के लिए एक अनुच्छेद एक भाग भी नहीं बना। यानी इस लोकतंत्र में लगभग बाकायदा सबको सम्मान मिला, महिलाओं को मिला, दलित पिछड़ दलित सबको मिला। लेकिन किसानों की अगर बात कही जाए तो मुझे लगता है किसान अंग्रेजों के काल में जितना मजबूत थे, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कमजोर है। कमजोर कैसे हैं, मैं पहले बात को अपनी पूरी कर लूं। अंग्रेजों से जब भी हमारा मुकाबला होता था, हम तीर तलवार लेकर निकल जाते थे, अपनी जमीन को बचा लेते थे। हम उनका मुकाबला करते थे, ढाल विद्रोह हो, चुहाड़ विद्रोह हो, तमाड़ विद्रोह हो, भूमिज विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो। लेकिन जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, यहाँ हम लोग अपनी ना जमीनें बचा पा रहे हैं, ना लोकतंत्र के जो धरोहर है उनका मुकाबला कर पा रहे हैं। कहने का मतलब शासन प्रशासन का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। 353 की धारा, तो पुलिस खुद बम फड़वाती है, 307 का धारा। तो ये कल रैयत जो शांतिपूर्ण अपना मांग के लिए धरना दे रहे थे, फिर बमबाजी अचानक होता है। देखिए, बमबाजी या तो मुझे लगता है कि जो कोल माफिया है उनके द्वारा किया गया होगा, या तो प्रशासन पर प्रेशर होगा आंदोलन को खत्म करने के लिए। तो हो सके प्रशासन, चूंकि अगर अभी तक बमबाजी पर कोई बयान नहीं आया है, किसी पदाधिकारी का नहीं आया है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो मेरा मानना है कि पुलिस के सामने बमबाजी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बमबाजी की गई। उसके बावजूद भी अगर कोई गिरफ्त में नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है कि या तो पुलिस के द्वारा ही बमबाजी की गई है। तो ये इसीलिए मैंने कहा पुलिस का सीधे आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, अगर आपके सामने आपके दल बल सियासत भी खड़ी है और वहाँ अगर बमबारी हो रही है तो आरोप तो लगेगा ही आप पर। इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र ने, संविधान के अनुच्छेदों ने सबको सम्मान दिया, लेकिन आज किसानों की मर्यादा, किसानों की जमीनें। जयराम जी 2012 से यहाँ के रैयत अपनी जमीन बचाने को लेकर नियोजन मुआवजा के लिए लड़ रहे, लेकिन आज 2023 हो गया, न्याय नहीं मिला। 2012 तो खैर हमारे भौरा, जहाजचार, गोरकुटी इस आसपास के रैयत लड़ रहे हैं, लेकिन जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे लगातार रैयत कोल जो BCCL है, कहीं CCL इकाई है, कहीं ECL है, लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई थोड़ी कुछ असंवैधानिक लड़ाई नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई कोई माने भारत के कानूनों के व्यवहार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इतनी है, आप देख सकते हैं, इतने बड़े भूभाग में हम लोग मैंने चलते चलते थक जा रहे हैं। इतना बड़ा भूभाग जहाँ चारों तरफ कोयला ही कोयला है, इसे तोड़ा गया। हाँ बिल्कुल, गर्मी का तापमान, आज ठंडा में गर्मी का तापमान बढ़ने लगा है। तो इतना बड़ा भूभाग है जहाँ पर BCCL खनन कर रही है, तो हम क्या मांग रहे हैं कि आप खनन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो BCCL मोटा मोटी बिलियन का टर्नओवर करती है, तो हमें एक उचित मुआवजा दीजिए, जिससे कि चूंकि हम, क्या लग रहा है 12 साल 10 साल से नहीं मिला, 2023 से मिल जाएगा आपके आने से? देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा, हम प्रयास, अगर हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए रचमर्दा, हम लोग कंटिन्यू इस प्रयास को जारी रखेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रयास करेगी। अगर हम 2023 में आंदोलन नहीं करते हैं तो 2024 में जो हमारी, या फिर 2030 में जो हमारी नई फसल होगी, नई फसल मतलब हमारी नई पीढ़ी, उनको आंदोलन से वास्ता नहीं होगा। इसलिए आंदोलन में हमारी जीत होती है, हार होती है, वो मायने नहीं है। हमारा जो संघर्ष है ये उन्हें बकायदा याद रहेगा कि इससे पहले आंदोलन हुआ है, ये जमीनें हमारी है, हमारी जमीनों को किस प्रकार छीना गया है, तो बकायदा वे लोग भी आंदोलन करेंगे। आज अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी आंदोलन नहीं करेगी। अच्छा जयराम जी, यहाँ के जो
सांसद विधायक है वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, मेरे जरूरत पे मदद करने नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए मैंने स्पष्ट कहा सांसद विधायक क्यों आएंगे? वो बलिया से हैं, कोई छपरा से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, उनका जमीन नहीं गया है, उनका जमीन नहीं गया है, वो क्या समझेंगे दर्द को? दर्द हमारा है। देखिए इतना बड़ा भूभाग आप देख सकते हैं, लोग केजीएफ फिल्म की बात करते हैं, अगर झारखंड में मूवी बनेगा ना तो हर एक दिन एक नया मूवी लॉन्च होगा। इतना बड़ा भूभाग किस प्रकार से मैंने यूपी बिहार के दबंग के माध्यम से कब्जा किया जाता है। चला जमीन हमारा, कोयला कोड़ते हुए लोग, अरबपति बनते हुए लोग, धूल फांकते हम, प्रदूषण से बीमार होते हम, कम आयु में मरते हम हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान ने अगर किसी के साथ छल किया है लोकतंत्र ने, और बाबा साहब भी करते थे कि भारत का संविधान तो लचीला होगा, चलाने वाला पे डिपेंड करेगा, तो सबसे अच्छा अगर किसी ने किया, किससे हुआ है तो किसानों के साथ छल हुआ है, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। आपके आने से क्या यहाँ के रहतों को न्याय मिलेगा कि आप भी सिर्फ नेतागिरी कीजिएगा? देखिए हम लोग तो नेतागिरी का सवाल ही नहीं है। हम लोग तो, मैंने तो स्पष्ट कहा कि हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो सुनील महतो का आदर्श मान के लोग, मैंने कोलफील्ड का जो सेक्टर होगा वहाँ सुनील महतो का आदर्श मानना होगा, क्योंकि सुनील महतो एकमात्र शख्स है जिनका मैंने कहीं ना कहीं कंपनी का रोल था उनकी हत्या में। तो इसीलिए हत्याओं के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये हत्याएं नई बात नहीं है। चाहे शक्तिनाथ महतो की बात करें, उनको बाकायदा टाटा का जो कोयला कंपनी है उनका रोल था उनकी हत्या में। क्या मांग रहे हैं? क्या दूसरे बंद ही रहेगा, बंद रहेगा, ठप रहेगा जब तक वार्ता नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, जब तक प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा। इंसान है, उनको जीने का अधिकार है, संविधान आर्टिकल 21 के जीने का अधिकार है, यहाँ के जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तो इसलिए ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम जीने का अधिकार मांग रहे हैं, और जीने के अधिकार में स्वच्छता भी होती है और नियोजन भी होता है और मुआवजा भी होता है। हर तरीके से हमें, जो आज हम लोग मैंने हादसे में है, हमने अपना सब कुछ खो दिया है। जमीन खोना मतलब सब कुछ खो देना, उसके पास कुछ नहीं बचना। जयराम जी, कल ग्रामीण जो है रैयत है वो आपके इंतजार करते रहे पहले से, लेकिन आप आए नहीं। देखिए मैंने तो पहले कल मेरा अचानक कोर्ट में डेट आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं कोडरमा से आ रहा था रात को, हमारे जो 22 लोगों उसमें नाम है, उन्होंने फोन किया कि नहीं आपको कल डेट है। क्या इसलिए आपको रोकने के लिए कोई साजिश लग रहा है क्या? संभावना है, क्योंकि अचानक डेट आया तो हो सके उनके तार बहुत दूर तक पॉसिबल है, सुने दिल्ली तक है, सुने कि दिल्ली के में बैठे एक केंद्रीय मंत्री तक यहाँ के जो कोयल माफिया है उनके तार हैं, तो संभावना है कुछ भी हो सकता है। क्या न्याय मिलेगा? उम्मीद है। देखिए न्याय मिले या ना मिले, वास्तव में अगर भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मर्यादा की गरिमा है, और ये जनता का अगर राज है, माफियाओं का नहीं, अगर जनता का राज, टू द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल का सिद्धांत से अगर भारत देश चलता है तो मुझे लगता है न्याय मिलना चाहिए। हम तो कोई चांद तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे ना, हम तो सितारे मांग रहे हैं। हमने जमीन दिया है, देखिए इतना बड़ा भूभाग, इसको कम से कम घुमा के दिखाइए कैमरा के माध्यम से, इतना बड़ा भूभाग हमने खो दिया है। और हम क्या मांग रहे हैं? इतने बड़े भूभाग को खोने के बाद हम एक मामूली से नौकरी मांग रहे हैं, हम मामूली से नियोजन मांग रहे हैं और कुछ मुआवजा मांग रहे हैं ताकि हमारा जीवन यापन चल सके। ये सब तो कुछ मिला नहीं, बदले में तो लोगों को प्रदूषण मिल रहा है, डस्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बकायदा हम जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आए हैं, मैं उनसे अनुनय निवेदन करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में जाके बकायदा रिपोर्टिंग करें, और किस प्रकार से यहाँ की साग सब्जियों में प्रदूषण है, किस प्रकार घर के आंगन में है, छत में है, दीवार में प्रदूषण है, यानी यहाँ के आदमी का जीवन बिल्कुल मौत के बराबर जी रहा है। इसीलिए मेरा मानना है इस क्षेत्र को सबसे पहले विस्थापित भी किया जाए, संभव है तो इन्हें बकायदा एक जो सरकार की विस्थापन नीति होती है उसके तहत इन्हें जमीन भी अलॉटमेंट किया जाए, बकायदा उसमें घर बनाकर दिया जाए। हम लोग विकास के विरोधी नहीं। जयराम जी, जो कोयला उत्पादन कर रहा है जयप्रभा से, क्या लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का जरूर सपोर्ट होगा? जनप्रतिनिधि का सपोर्ट तो होगा ही होगा। जनप्रतिनिधि तब अटैची में पैसा आता है, पैसा, हाँ पैसा आता है, ये स्पष्ट बात है। आज अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं है कोई चर्चित है तो यही आपका, यही आउटसोर्सिंग, ये जो कोयला का डिजिटल जिसको दी है, ये सबसे ज्यादा जहाज चाल में जो कोयल का खनन होता है, ये पूरे भारत देश में नहीं बल्कि बाहर भी इसकी चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला है, और स्पष्ट है कि आज मेरा मानना है और ये सबका मानना है, अंदर खाने से बात की चर्चा होती है कि बड़े बड़े पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियन जो है उन तक चंदा जाता है। बिल्कुल। ये जयराम महतो जी थे जो आज दूसरे दिन यहाँ आपको धरना चल रहा है ग्रामीण रैयतों का, वो यहाँ समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और पूरे एरिया जो 22 एकड़ जमीन जो अधिग्रहण किसी के द्वारा की गई है, यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जा रहा है, उसके पक्ष में ये जयराम महतो यहाँ पहुँचे हैं। तो लाइव देख रहे हैं, अभी टाइगर जयराम महतो पहुँचे हैं भोरा फोरे पैच में, यहाँ पे ज़मीन का मुआवजा करने के लिए आए हैं। किधर कितना क्या है